नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय में आपने जो भी पढ़ रखा है वो तो आपको याद होगा ही। मुझे पूरा यकीन है कि आपने पिछले अध्याय की बातों को ध्यान से पढ़ा होगा। आज जो क्लासेस है वो पर्यावरण और पारिस्थिति का यानी कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी का अंतिम क्लास होगी। और इस कक्षा में हम जितने भी पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़े हुए और बाकी बचे हुए टॉपिक है सबका डिस्कशन करेंगे। और इसे ख़त्म करके हम आगे की कक्षाओं में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम इतिहास उठाएंगे और इतिहास में कला और संस्कृति। फिर उसी प्रकार से पॉलिटी उठाएंगे और बाकी सब्जेक्ट। अब परीक्षा में कुछ दिन ही रह गए हैं, तो कृपया करके आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस्ड रहिए। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं देखते उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही नुकसान में ही रहोगे, दोनों ही नुकसान में रहोगे। क्यों रहोगे दोनों नुकसान में? इसलिए कि जो पहला मेरा वीडियो देखता है, अगर मेरे वीडियो से प्रश्न नहीं आए तो नुकसान में, और जो पढ़ रहे हैं उनके पढ़े हुए से प्रश्न नहीं आए तो नुकसान में। चलिए मजाक से हट के बात कीजिए, मतलब आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। विश्वास की शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं होता है। तो चलिए शुरुआत करते इस विश्वास की शक्ति के साथ। 2017 में देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है कि प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण तकनीक का कौन सा लाभ है? यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया का संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। दूसरा, यह कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह से उपचारित किया जा सकता है। तीसरा, जैवोपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए अनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। कौन सा सही है? अब देखिए, इस तरह का प्रश्न अगर आए ना कभी भी, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आपके पास अगर नॉलेज की ताकत है, ज्ञान की ताकत है, आपने पढ़ रखा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास ज्ञान की ताकत नहीं है तो आप इसमें एलिमिनेशन तरीका भी लगा सकते हैं। अब हालांकि 2023 के बाद से यूपीएससी ने एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया है, मतलब ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि आप एलिमिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। हाँ, पहले की तुलना में उसे कम ज़रूर कर दिया गया है। तो अगर कम किया गया इसका मतलब ख़त्म हो जाना नहीं होता है कोई भी चीज़ का। तो आइए देखते हैं फिर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर 2 को आप वैसे भी छांट दोगे। क्यों छांट दोगे? कि लिख रहा है यहाँ पे ना कि कैडमियम लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त। पहले भारी मतलब ये एक्सट्रीम वर्ड आ गया। फिर कह रहा है किसी भी संदूषक को, मतलब कोई भी अगर प्रदूषक होगा सबको ख़त्म कर सकता है ये बायोडिमिडिएशन। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ 100% एकदम ख़त्म हो जाए किसी भी चीज़ से? हाँ, कुछ स्तर तक कमी की जा सकती है। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी जो किसी चीज़ को 100% ख़त्म कर दे तो फिर उसके आगे का विकास ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को ऐसे भी अगर आप ख़त्म करोगे, 2 इसमें से ख़त्म हो जाता, 2 इसमें से ख़त्म हो जाता, फिर बचता 1 और 3, तो 1-1 दोनों में था तो 1 तो सही होता। 3 पे आपका पूरा दिमाग जा सकता था। जैवोपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। तो क्यों नहीं किया जा सकता है? सकता है, कैन बी की बात कर रहा है, तो हम कैसे कह देंगे नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं कहा किया जा सकता है? तो भाई इसके साथ इसीलिए सी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये एक तरीके से एलिमिनेशन का तरीका भी है, लेकिन मेरा काम नॉलेज का देना है, ना कि एलिमिनेशन करना। एलिमिनेशन हमेशा अंत का विकल्प होता है, ना कि प्रारंभ का। प्रारंभ हमेशा आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप नॉलेज के थ्रू किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो भले आप एक बार में सफल ना हो पाए, दोबारा सफल ना हो पाए, तिबारा सफल ना हो पाए, पर अगर आप अपने नॉलेज के बल पे बैठ रहे हैं तो एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। ये भी पक्की और मानी हुई बातें हैं। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी बात के। पहला है पर्यावरणीय प्रदूषण। ये जो टॉपिक है ना, ये जो थीम है, ये उसका थीम है पर्यावरणीय प्रदूषण। इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। कौन कौन से इसमें है प्रमुख वायु प्रदूषक? कौन कौन से ये देख लीजिए। वायु प्रदूषक कौन कौन से वायु प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं? वायु प्रदूषक पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की विशेषता क्या है? कई बार ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी, इतना डिटेल में तो यूपीएससी पूछते नहीं है, पर ये पूछ देगा कि बताइए मेजर एयर पोल्यूशन के सोर्स क्या क्या हैं। तो आपको इतना कम से कम याद रहे कि CO है, CO2 है, CH4 है, CFC है, SO2 है, NO2 है, सीसा है, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ है, हाइड्रोकार्बन है, कम से कम ओजोन है। इतना आपको कम से कम याद रहे। ठीक है जी, ठीक है जी। तो चलिए इसको देख लेते हैं बाकी इसकी और भी विशेषताओं को। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसकी विशेषता ये होती है ना कि ये रंगहीन और गंधहीन गैस होते हैं, यानी कि इसमें रंग नहीं होता और गंध नहीं होता। किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में। और वायुमंडल में जितने भी उपस्थित वायु प्रदूषक है ना, उसका 50% भाग तो केवल और केवल कार्बन मोनोऑक्साइड का है। अगर हम इसके उत्पादन स्रोत की बात करें तो जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से इसका उत्पादन होता है, और दूसरा परिवहन के माध्यम से। परिवहन मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, जो ये कार, बाइक,
ट्रक ये सब चलते हैं, उससे भी इसका उत्पादन होता है। तो ये उत्पादन के दो सोर्स है। इसका प्रभाव क्या होता है, खतरा क्या होता है इससे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, हीमोग्लोबिन का स्तर में कमी आती है, और दूसरा सांस की समस्या होती है। तो ये दो जो है इसके प्रभाव हैं। अब मैं इतना डिटेल में तो नहीं समझा पाऊँगा आपको, क्योंकि आपके पास रिवीजन का ये अंतिम समय है, तो इसको हम विस्तार से नहीं करेंगे। हम करेंगे इसको विस्तार से भी, लेकिन एग्ज़ाम के बाद, परीक्षा के बाद। और जितना भी बता रहा हूँ, अगर उतना आपने वीडियो देखा और ध्यान में रखा तो यकीन मानिए इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। हालांकि आप अगर चाहें तो 2024 के पेपर आने के बाद इससे मिला भी सकते हैं, वरना मैं एक वीडियो बना करके स्पेशल डाल भी दूंगा कि मैंने जो पढ़ा है उसे प्रश्न आया था कि नहीं आया था। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। वो कार्बन मोनोऑक्साइड था, यह है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी विशेषता क्या है कि ये ग्रीन हाउस गैस है। सबसे विशेषता क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, जो हमारे वातावरण तापन में, भूमंडलीय तापन में जो योगदान करता होते हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसके उत्पादन का स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन का जो दहन करने से, ठीक है, मतलब कोयला वयला को जलाने से, जीवाश्म में कोयला वयला जलाना, ऊर्जा एनर्जी का जो प्रयोग करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और तीसरा परिवहन से। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ नोटिस करें, यहाँ पर आप ज़रा नोटिस करें कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक हाइड्रोकार्बन युक्त सामग्री जिसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से पृथ्वी की परत में प्राकृतिक रूप से बनता है, जिसे ईंधन के रूप में निकाला और जलाया जाता है। भाई इसका प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस है तो ग्रीन हाउस गैस की संख्याओं में, मतलब मात्रा में वृद्धि करेगा, और जलवायु परिवर्तन में का मतलब वो माध्यम होगा। इसके बाद CH4 की बात करते हैं, इसको मीथेन कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि हल्की होती है हवा में, पानी में घुलनशील होती है, रंगहीन होती है, और CNG गैस के रूप में भी इसका प्रयुक्त किया जा सकता है। इसको मीथेन को, इसको मीथेन को किसके रूप में प्रयोग किया, CNG के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। पहला मैंने आपको बताया कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन गंधहीन गैस है। फिर बताया आपको मैंने CO2 जो कि GHG गैस है। और अब मैं बता रहा हूँ विशेषता किसकी, CH4 मीथेन की, जो कि हवा से हल्की है, पानी में घुलनशील है, रंगहीन गैस है, CNG गैस है। इसका उत्पादन का स्रोत क्या है, वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमियाँ हैं। इसके बाद जैविक दहन है, प्राकृतिक गैस या तेल कोयला खनन वगैरह है। प्रभाव इसका क्या होता है, ये भी GHG में वृद्धि करता है, GHG गैस के अंतर्गत ये भी आता है। और इसका मनुष्य पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिए। अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, पर प्रत्यक्ष प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। आगे अगर हम बात करें CFC के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, तो कार्बन प्लस क्लोरीन का यौगिक जो है वो क्या कहलाता है, CFC कहलाता है। मतलब कि अगर CFC को मैं तोड़ूँ तो कार्बन हो गया C4 कार्बन, F4 फ्लोरीन और C4 क्लोरीन। इन सब को मिला करके कार्बन को, क्लोरीन को, फ्लोरीन को मिला करके CFC का निर्माण होता है। ये भी एक GHG गैस है, और ओजोन क्षयकारी है। ओजोन क्षयकारी का मतलब जो कि ओजोन परत के अंदर छेद करता है, ओजोन परत को जो नुकसान करता है, वो CFC है। उत्पादन स्रोत क्या है इसका, एरोसोल है, रेफ्रिजरेटर है, सॉल्वेंट है, और फॉर्म है। याद रखिएगा, ये जो उत्पादन स्रोत है ना, इससे भी प्रश्न आता है। रेफ्रिजरेंट है, सॉल्वेंट है, फॉर्म है, एरोसोल है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके प्रभाव से ओजोन का क्षय होता है। फलस्वरूप क्या होता है, पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचती है। पराबैंगनी किरणें जो को हम अल्ट्रावायलेट किरणें कहती हैं, जो कि सूर्य के अंदर पाई जाती है, ये जब मानव के त्वचा पर सीधा पड़ता है तो इससे एक तो ये होता है कि टैनिंग, कभी आप सुने होगा, टैनिंग हो जाता है, मतलब कुछ हिस्सा जो सूर्य की रोशनी में रहता है वो काला पड़ जाता है। दूसरा, इससे त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और भी बहुत तरह की बीमारियां जो है वो पराबैंगनी किरणों के सीधे संपर्क में आने से मनुष्य को होती है। अगर हम CO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, SO2 की बात करें, तो ये भी एक रंगहीन गैस है। CO भी रंगहीन गैस था ना, रंगहीन गैस। फिर CH4 भी रंगहीन गैस था, सल्फर ऑक्साइड भी रंगहीन गैस है। उत्पादन स्रोत इसका ज्वालामुखीयता, वॉल्कनिज्म की प्रक्रिया से भी सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसकी प्रक्रिया से, वॉल्कनिज्म, ज्वालामुखीयता की प्रक्रिया से भी सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। एवं उद्योग में इसका 67% उत्सर्जन किया जाता है, और ऊर्जा में भी तो उसका उत्पादन होता ही है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इससे अम्ल वर्षा होती है। इसको एसिडिफिकेशन भी कहते हैं कई बार, अम्लीकरण अंग्रेजी में होता है, और एसिडिफिकेशन से एसिड रेन की समस्या होती है। क्या होता है अम्लीकरण और क्या होता है एसिड रेन, हम आगे पढ़ लेंगे। इसके बाद धूम कोहरे का निर्माण होता है, फॉग जो आप धूम कोहरा जानते हैं ना, जो धुआं होता है, धुआं होता है कोहरे के अंदर, जो आपको सामने की चीज़ें नहीं दिखती है, तो धूम कोहरे का निर्माण भी ये करता है। इसका उपयोग किस चीज़ में किया जा सकता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, व्यंजक के रूप में पेपर उद्योग में किया जा सकता है। मतलब केवल इतना याद रखो, इसका उपयोग पेपर उद्योग में, कार बैटरी निर्माण में, खनिज निष्कर्षण वगैरह में किया जा सकता है। खनिज निष्कर्षण में, कार बैटरी में, पेपर उद्योग में। अगर हम बात करें NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में, इसकी विशेषता क्या है, ये भी रंगहीन गैस है। ये भी गंधहीन नहीं, गंधयुक्त है, ये गंधयुक्त है। CO क्या था, CO रंगहीन था प्लस गंधहीन था, ये रंगहीन है प्लस गंधयुक्त है, गंध होता है इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर। और स्मोक का ये प्रमुख घटक भी है। इसका उत्पादन स्रोत कहाँ से, परिवहन है, ईंधन दहन है। प्रभाव क्या है इसका, अम्ल वर्षा, कैंसर, ओजोन क्षयकारी। उपयोग क्या है, उर्वरकों और विस्फोटों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। देखो, मैं ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है,
ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, अगर क्या याद रखना भी होगा तो आप उत्पादन स्रोत याद रख सकते हो। बाकी ये गैसेस जो है ना, ये गैसेस आपको याद रखना है कि ये सब क्या है, वायु प्रदूषक हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद शीशा की बात अगर हम करें तो इसकी विशेषता क्या है, ये नरम है, ये लचीली होती है और भूरी चमकदार धातु होती है। उत्पादन स्रोत की बात करें तो मोबाइल उद्योग में या फिर सर्वाधिक उत्पादन इसका यूएसए के मिसिसिपी में होता है, मोबाइल उद्योग में उत्पादन किया जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है, कैंसर होता है। वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ वीओसी वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, शायद यही कहते हैं इसको अंग्रेजी में। देखना अंग्रेजी वालों क्या कहते हैं इसको, मैंने जो बोला वो सही बताया कि नहीं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका कमरे के तापमान पर उच्च वाष्प दबाव होता है, मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका कमरे के तापमान पर, जो कमरा का तापमान है उस पर इसका जो दबाव होता है, वाष्प का दबाव, वो बहुत ज़्यादा होता है, उच्च दबाव होता है, उसको हम वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, यह पेट्रोल एवं डीजल वाहनों द्वारा जारी कार्बन युक्त रसायन होता है। मतलब जो पेट्रोल और डीजल वाहन के द्वारा जो कार्बन निकलता है ना, उससे युक्त जो रसायन होता है ये वीओसी होता है। पेट्रोलियम पदार्थ से भी इसका निर्माण होता है। इसका अगर हम उत्पादन स्रोत की बात करें तो बायोजेनिक होता है। बायोजेनिक का मतलब ये होता है कि कार्बनिक पदार्थों के दहन से, सॉल्वेंट से, ऑटोमोबाइल से, इन सब से उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको हम बायोजेनिक कहते हैं। इसका प्रभाव क्या है, NOx प्लस VOC, ये मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। NOx प्लस VOC मिलकर के क्या करते हैं, NOx प्लस नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं NOx को। NOx और ये ओजोन और VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ओजोन का निर्माण करते हैं। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो उत्पादन स्रोत क्या है इसका, जीवाश्म ईंधन का जलना और गैसोलीन। प्रभाव क्या है, ये कैंसरकारी है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही है, ओजोन, जिस पे हम पूरा अभी दारोमदार टिका हुआ है। ओजोन, ओजोन क्या है, इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता में सबसे पहले कि समताप मंडल में पाया जाता है। ध्यान रखना कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर कहते हैं ना शायद इसको, समताप मंडल को, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं शायद, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। मैंने इसका बड़ा सुंदर एक थ्योरी मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा था कुछ, इसको याद रखने के लिए ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये ट्रिक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ा पहले पढ़ा हुआ था। इसके बाद विशेषता क्या है कि समताप मंडल में पाया जाता है, पहली विशेषता ये देख लो। दूसरा, इसका निर्माण ऑक्सीजन और फोटोन, फोटोन मतलब जो सूर्य के प्रकाश में पाया जाने वाला ये एक होता है पदार्थ, फोटोन, इससे होता है। इससे क्या होता है, O2 और फोटोन ये मिल करके 2 ऑक्सीजन को बनाते हैं, और फिर ये पुनः ये O प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन, मतलब O प्लस O2 मिल करके क्या बनाते हैं, O3 बनाते हैं। O3 मतलब ओजोन। अगर हम बात करते हैं गैस के बारे में तो ये अस्थिर गैस है, ठीक है, अस्थायी गैस कहते हैं इसको। अगर हम ओजोन क्षरण के कारकों के बारे में बात करें तो सौर कलंक, पराबैंगनी सौर विकिरण, ODS, CFC, मतलब ये जो बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये कारक हैं, ये कारण है। और ओजोन क्षरण के जो भी कारण हैं उसको याद रखना है, उसको याद रखना है। ये सब भूल जाओ, ये फोटोन, सूर्य का प्रकाश कैसे बनता है, ओजोन में भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की। अस्थिर गैसें भी भूल जाओ, बट ये याद रखना कि ओजोन क्षरण के कारण क्या है। पहला है सौर कलंक, सौर कलंक, फिर है पराबैंगनी सौर विकिरण, फिर है ODS, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस कहते हैं इसको। और वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, वो कौन कौन से, हिंदी में कहते हैं इसको ओजोन क्षयकारी पदार्थ। और वो कौन कौन से पदार्थ हैं जो कि ओजोन के अंदर क्षय करते हैं। तो पहला है CFC, दूसरा है HCFC, तीसरा है हेलोन, चौथा है मिथाइल ब्रोमाइड, फिर है कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर है मिथाइल क्लोरोफॉर्म, और फिर है NOx। ठीक है, फिर कौन सा है, NOx। याद रहेगा ना, नहीं होगा तो फिर आगे और याद कराऊंगा इसको, टेंशन मत लीजिए आप लोग। उत्पादन स्रोत की अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र, उद्योग में इसका उत्पादन होता है। प्रभाव क्या होता है, इससे प्रतिरोधक क्षमता, आपके जो बॉडी का जो अपना पावर है, प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक, इम्यून सिस्टम उसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो कम हो जाती है। और साथ ही कैंसरकारी पदार्थ है, मतलब कैंसर भी हो सकते हैं इससे। अगर हम बात करते हैं फिर थोड़ा सा यहाँ पर देख लिया जाए इनके बारे में, ओजोन विघटनकारी पदार्थों की ओजोन विघटनकारी क्षमता एवं वैश्विक तापमान में इसका क्षमता जो भी है। CFC का उपयोग प्रशीतकों में, एरोसॉल में, प्रणोदक में, प्लास्टिक में, फोम निर्माण में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। हेलॉन अग्निशमन यंत्रों और विस्फोटक सुरक्षा में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CFC के उत्पादन में अग्निशमन यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम मिथाइल क्लोरोफॉर्म, केवल आपको ये इसमें याद रखना है, ये जो है ना ये, क्योंकि ये सब चीज़ें हो सकता है आप भूल जाएं। और जब भी UPSC उपयोग देती है, उपयोग में सब टिक मार दिया करो, मैक्सिमम सही होता है, मतलब सबको सही मान लिया करो। उपयोग में जब आता है ABCD करके चारों को सही मान लिया करो, तो जनरली सही हो जाएगा।
तो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर हम बात करें, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर हम बात करें तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ODS है, हेलॉन्स ODS है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ODS है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म ODS है, मिथाइल ब्रोमाइड ODS है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ODS है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ODS है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ODS है। ODS है क्या? देखो ये मैंने नीचे में इसीलिए मार्क करके अलग से लिखा है इसको, क्योंकि ये इसमें व्यक्ति बहुत कंफ्यूज होता है, मैं भी कंफ्यूज होता है, इसलिए इसको स्पेशल लिख दिया था नीचे में। ODS हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो ODS नहीं है, वो GHG गैस है, वैश्विक तापमान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर वो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस नहीं है। तो अगर कभी ऐसे आ जाए HFC तो इसको आप एलिमिनेशन के रूप में प्रयोग कर सकते हो कि जो HFC है वो ODS नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओजोन परत के बारे में तो मैंने पहले भी बताया संताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का अधिकांश भाग 90% यही होता है, संताप मंडल में होता है, जो 1530 किलोमीटर के बीच में होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का निर्माण पराबैंगनी किरणों के द्वारा होता है। इस स्तर पर जो ओजोन होता है उसको हम अच्छा ओजोन कहते हैं। लेकिन जब वही ओजोन क्षोभ मंडल में चला जाता है, ट्रोपोस्फीयर में चला जाता है, तो O3 का 10% भाग होता है और इसे हम बुरा ओजोन कहते हैं। तो जो समताप मंडल होता है, जो समताप मंडल में ओजोन जाता है उसको हम अच्छा ओजोन कहते हैं। और जब ही ओजोन बढ़ करके ट्रोपोस्फीयर में चला जाता है, क्षोभ मंडल में चला जाता है, तो जो 10% भाग होता है उसको हम बुरा ओजोन कहते हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। अगर हम बात करें कि ओजोन का मापन कैसे किया जाता है, तो एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है जिसे हम डॉप्सन कहते हैं। तो डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा जो है वो ओजोन का मापन किया जाता है। ओजोन छिद्र, एक शब्द आता है ओजोन छिद्र, कई बार आप समाचारों में सुनते होंगे कि ओजोन के अंदर छिद्र हो गया, ओजोन के अंदर होल हो गया। तो ये ओजोन छिद्र क्या होता है? ओजोन का जो औसत सांद्रण होता है वो 300 डॉप्सन यूनिट होता है, मतलब यहाँ तक मान्य होता है। अगर इतना मापन तक अगर छिद्र हुआ है तो कोई समस्या नहीं है, पर अगर इससे कम होगा, सांद्रण इससे अगर कम होगा तो हम उसको ओजोन छिद्र मानेंगे। जैसे कि अगर सांद्रण 220 डॉप्सन यूनिट हो गया तो मतलब वो ओजोन छिद्र की श्रेणी के अंदर आएगा। अब कभी न्यूज़ में आता है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन का क्षरण हो रहा है, तो क्या कारण है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन का क्षरण हो रहा है? और सबसे बड़ी बात ये भी आप देखो ना कि अंटार्कटिका तो एकदम ठंडा स्थान पे है, वहाँ तो पोल्यूशन भी नहीं होता, फिर वहाँ पे क्षरण क्यों हो रहा है? ठीक है, ये भी तो एक सवाल है ना कि अगर क्षरण होना चाहिए तो हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे हम लोग का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, सारा जितनी भी औद्योगिक व्यवस्थाएं चलती है, जितना भी उद्योग धंधे होते हैं वो सब इधर होते हैं, हम लोग की तरफ होते हैं, महाद्वीपों की तरफ होते हैं। वो अंटार्कटिका जो है वो जो एकदम दूर बैठा हुआ है, जहाँ पे ना एक कार चल सकता है ना कोई व्यक्ति रहता है, फिर वहाँ क्षरण क्यों हो रहा है? तो उसका क्षरण होने का बहुत सारा कारण होता है। कारण ये होता है कि यहाँ जो हम लोग उत्पादन करते हैं ना, वो पवनों के माध्यम से अंटार्कटिका की तरफ जाता है और वहाँ के ओजोन को क्षरण करने में भूमिका निभाता है। और कौन कौन से कारण है ओजोन क्षरण के देखा जाए तो ध्रुवीय संताप मंडल मेघ, इसको हम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कहते हैं। फिर पोलर वोर्टेक्स, ध्रुवीय भंवर एक है, वो भी एक कारण है। फिर वही ध्रुवीय भंवर जो मैंने आपको बताया पोलर वोर्टेक्स, जो कि यहाँ से सब उड़ा करके ले जाता है उधर उस साइड पे अंटार्कटिका की तरफ ले जाता है पवन के माध्यम से, ध्रुवीय भंवर। इसके सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव। फिर ओजोन को क्षरण को नियंत्रण करने हेतु 3 प्रयास किए गए, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वियना कॉन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता, ये तीनों हैं ओजोन क्षरण को नियंत्रण करने के लिए प्रयास किए गए हैं। अब हम बताते हैं कि वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए कौन कौन सी उपाय पहले की गई है। तो पहला राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 2015 में लॉन्च किया गया। ये इसका काम किया है ना कि जो रियल टाइम है ना उस आधार पर ये वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। और सूचकांक में 8 प्रदूषणकारी तत्वों की बात की गई। एक है PM10, PM2.5, एक है ओजोन, एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, फिर अमोनिया, फिर SO2, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर लेड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड। ये जो 8 प्रदूषणकारी तत्व हैं इसको ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं? पहला है PM10, PM2.5, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड। ठीक है जी, याद रहेगा। PM10, PM2.5, ओजोन O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड लेड। अगर हम बात करें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में, CPCB के बारे में, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, तो ये एक स्टेचुरी बॉडी है, सांविधिक संगठन है। इसको जो शक्ति मिलती है, ये जहाँ से शक्ति डराइव करता है, जहाँ से ये अपनी पावर को डराइव करता है, वो है वायु रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। क्या है ये? इसके बारे में नीचे मैंने लिखा हुआ है कि इस अधिनियम को पारित होने का कारण क्या था? स्टॉकहोम कन्वेंशन था। कौन सा? स्टॉकहोम कन्वेंशन। आपको मैंने पढ़ा दिया है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो वो अस्थायी कार्बनिक प्रदूषणों को लेकर के किया गया एक सम्मेलन था, 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है। ठीक है, कहाँ है? स्वीडन में है। अगर हम प्रावधान की बात करें तो कारखाने एवं मोटर गाड़ी से निकलने वाले धुएं के स्तर का नियंत्रण करने के लिए जो है ये मतलब इस अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण भी शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रहे।
राज्य एवं केंद्र सरकारों को इसमें कुछ सख्तियाँ दी गई हैं। पहली सख्ती तो ये दी गई है कि राज्य के किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। दूसरा, प्रदूषित इकाइयों एवं औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का अधिकार भी है। अगर हम बात करें ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में, GRAP के बारे में, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में, तो इसके बारे में अगर हमें जानना हो तो हम करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। उसमें PT 365 में एक पॉल्यूशन चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे। उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल से लिखा गया है। चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो ना भी पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है बहुत पहले आया हुआ है ये। जल प्रदूषण के बारे में अगर बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन के बारे में अगर बात करते हैं, तो कारण क्या है इसका? घरेलू। अब एक बात ध्यान रखिए, इधर वायु प्रदूषण खत्म हो गया, अब जल प्रदूषण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके ओके जी। उतना ही वायु प्रदूषण में याद रख लो कौन कौन से गैसें हैं, उतना ही याद रख लो, काफ़ी हो जाएगा। ठीक है जी। जल प्रदूषण की बात करते हैं अब हम। देखो, घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट का जल स्रोत में मिलना जो है, क्या क्या कारण है जल प्रदूषण के वो देख लो। जल प्रदूषण का मतलब जल में जब हम कोई अपशिष्ट मिल जाता है, जैसे जल इतना अस्वच्छ हो जाता है, वो पीने लायक नहीं रह जाता, उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो सिंपल बात कोई भी समझ जाएगा। लेकिन इसके कारण क्या है? पहला कारण तो ये है कि घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट का जल स्रोत में मिल जाना, रेडियो सक्रिय तत्वों से युक्त रसायन का जल स्रोत में मिल जाना, तेल अधिप्लव ऑयल स्पिल्स की समस्या होती है। ऑयल स्पिल्स क्या होता है कि मान के चलो कि एक सागर है ना, सागर में जब जहाज़ जाता है तो जहाज़ के अंदर कभी कभी क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश ना तेल का ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो जहाज़ों के माध्यम से भी कभी कभी होता है। तो अगर मान के चलो कभी ऐसा हो गया कि सुनामी वगैरह आ गया, या मान के चलो बहुत ज़्यादा वेव्स खतरनाक आ गए, जिससे बहुत सारे टैंकर जो है वो क्या होते हैं, सागरीय क्षेत्र में सागर के अंदर गिर जाते हैं। और कुछ गिरने से क्या होता है, तेल का रिसाव होता है उसके अंदर, जिससे बहुत सारे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह की जब घटना होती है हम उसको तेल अधिप्लव कहते हैं। ये बात यहाँ भी लिखा है कि सागरीय क्षेत्रों में तेल टैंकरों के दुर्घटनाग्रस्त होने से तेल रिसाव के कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसके प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है? जब भी जल प्रदूषण होता है इसके इफेक्ट हैं। क्या होता है? पहला कि प्रदूषित पदार्थों के आधिक्य होने के कारण, जब प्रदूषित पदार्थों का आधिक्य जल के अंदर होता है तो जल में जो घुलित ऑक्सीजन होता है, जल के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है, तो वो जो ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा घट जाती है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो जो भी जलीय जीव है, जो कि सेंसिटिव जीव हैं, उनकी क्या हो जाएगी भैया? मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन की हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है, हर जीव जंतु को आवश्यकता पड़ती है। और जब वही नहीं रहेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। दूसरा जैव नाशक बायोसाइड्स, और एक है PCB पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल। ठीक है, ये, और साथ में एक भारी धातु हैवी मेटल्स। इन तीनों के कारण भी, बायोसाइड्स के कारण, PCB के कारण, भारी धातु के कारण भी प्रजातियों की मृत्यु होती है। अगर हम तीसरा बात करें तो प्रदूषित जल का प्रभाव प्रवाल भित्तियों पर भी पड़ता है, जिससे प्रवाल विरंजन की घटना होती है। प्रवाल विरंजन की घटना होती है, प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग, मैंने पहले कक्षाओं में मैंने पढ़ाया है, उसमें मैं समय व्यर्थ नहीं करूँगा। अगर हम बात करते हैं प्रदूषित जल में उपस्थित वायरस या जीवाणु के संक्रमण जन रोग, इनसे भी वायु प्रदूषण होता है। अब इसमें से 2-3-4 शब्द हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला, घुलित ऑक्सीजन क्या होते हैं? देखो, जो घुलित ऑक्सीजन होते हैं, यहाँ पे लिखा भी मैंने, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होते हैं कि जलीय जीवों में श्वसन के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जलीय जीवों के श्वसन के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको हम घुलित ऑक्सीजन या डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। जल में अगर DO की मात्रा 8 मिलीग्राम से कम है तो जल प्रदूषित माना जाएगा, और अगर 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा है तो जल प्रदूषित नहीं माना जाएगा। मतलब 8 मिलीग्राम लीटर से कम नहीं होना चाहिए। हम अगर बात करते हैं जैविक ऑक्सीजन यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में, तो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है, जल में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसका जो अपघटन होता है, उसका जो डिकम्पोजिशन होता है, उसके लिए जितनी आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अगर इसमें से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा होगा तो ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो कम हो जाएगी। यानी कि BOD अगर ज़्यादा तो DO कम, BOD अगर ज़्यादा तो DO कम। जल प्रदूषण की अगर मात्रा को हम नापेंगे तो वो BOD से ही मापेंगे, ठीक है। पर BOD से एक दिक्कत होती है, इसे केवल जैव अपघटक का ही पता चलता है, इसीलिए BOD का प्रदूषण मापन में इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है या ना के बराबर किया जाता है। अब हम बात करते हैं COD के बारे में, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जल में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? जल में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसे हम कहते हैं COD। जल प्रदूषण के मापन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, BOD का ना करके इसका किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जल में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके लिए ऑक्सीजन के लिए जो भी ऑक्सीकरण के लिए जो भी आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसका ये पता लगाने का कार्य करता है। इसकी अगर हम बात करें भारी धातुओं के बारे में, तो कौन कौन से भारी धातु में ध्यान में रखना है आपको? पहला है पारा, सीसा, कैडमियम, तांबा, चांदी, क्रोमियम,
लोहा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, मैग्नीज, बेरिलियम। ठीक है, इसको याद करने का फॉर्मूला है PSCT CCl पारा, सीसा, कैडमियम, तांबा, चांदी, स्ट्रोमियम, लोहा, आर्सेनिक, कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, मैग्नीज, बेरिलियम। अगर हम बात करें जलीय रोग के बारे में, कौन कौन से रोग है जो जलीय रोग होते हैं, पीलिया, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, इटाई रोग। अब ये सबको आपको मैं इजीली बता रहा हूँ क्योंकि आगे इससे सारे प्रश्न आप देखेंगे, यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। भारतीय जलीय जीव के बारे में अगर हम बात करें, भारत के जलीय जीव के बारे में बात करें, प्रजाति के बारे में बात करें, तो करंट अफेयर्स का PG 365 का पेज नंबर 98 पढ़ लेना, जितने जलीय जीव उसकी जानकारी है याद कर लेना, अच्छा रहेगा। मैं पढ़ा सकता हूँ उसको, मैंने पढ़ा भी है, नोट्स भी बने हुए हैं, पर समय उतना है नहीं है, स्टैटिक पे मैं केवल ध्यान देना चाहता हूँ। अगर हम जल प्रदूषण की रोकथाम उपाय या पहलों की बात करें तो जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 लाया गया है। ये प्रावधान क्या कहता है? CPCB के कार्य और अधिकार क्षेत्र को निश्चित करता है। इसमें है कि केंद्र एवं राज्य सरकार को प्रदूषण संबंधी सलाह दे सकती है, ये CPCB। और दूसरा कि बोर्ड या सदस्य को किसी भी उद्योग के निरीक्षण का अधिकार हो जाएगा। ये जो है बात किसमें कहा गया है जी? जल प्रदूषण के बारे में कहा गया है। अब हम बात करते हैं समुद्री पर, 2 पेज है, इसको ख़त्म ही कर दो यार। मरीन पोल्यूशन के बारे में, कारण क्या है मरीन पोल्यूशन का? मरीन पर कारण क्या है? अपशिष्ट, भारी धातु, कीटनाशक, उर्वरक, अम्ल वर्षा, तेल अधिप्लव। देखो कॉमन सेंस से भी कुछ चीज़ें बनाई जाती है। अब एक होता है समुद्र में प्रदूषण हो रहा है, क्यों होगा? जब हम उसमें वेस्ट डालेंगे, जब उसमें कोई हैवी मेटल्स जाके मिलेगा, उसमें जब हम जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर के कुछ अंश है वो जाके मिलेगा। अगर एसिड रेन होगा क्योंकि वो गैसों से निर्मित होकर के हुआ है एसिड रेन, या फिर तेल अधिप्लव होगा। तो जो भी अधिकतम कारण होते हैं ना वो मानव निर्मित होते हैं किसी भी पोल्यूटेंट्स का या पोल्यूशंस के, ठीक है। अगर हम बात करें प्रभाव के बारे में तो प्रवाल विरंजन, ये घटना होती है, कोरल ब्लीचिंग की घटना होती है। प्रवाल भित्ति चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था पिछली बार, तो उसमें देखना वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और इससे क्या होती है? समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है। और क्या होता है? जो DO होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसकी मात्रा में भी कमी आती है। तो ये सब सारी चीज़ें। ध्वनि प्रदूषण इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर चाहो तो पढ़ लेना कहीं से देख करके अपना। अगर पीछे अगले साल आएगा तो मैं फिर बात करूँगा इस पर भी। फिर ताप प्रदूषण, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसको भी छोड़ दिया। फिर रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए छोड़ दिया है। ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के हिसाब से। देखो प्रमुख अधिनियम और कानून देख लो इसमें। पहला, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016। क्या प्रावधान है? स्रोत पर ही सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग करना है। ये करना लिख दिया मैंने, गीले कचरे को करना है, क्या करना है? अलग करना है। क्या करना है? इसको अलग करना है। जहाँ से मतलब अपशिष्ट को उठाया जा रहा है ना, वहीं सोर्स पे ही सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग कर दो पहले। दूसरा, सभी स्थानीय निकाय एवं नगरीय भागों पर यह लागू होगा, ये जो अधिनियम है। तीसरा, यह स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित कर शुल्क का भुगतान का भार प्रदूषणकर्ता के ऊपर होगा। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कर्तव्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके अलावा हम दूसरा जो आया हुआ है खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट नियम 2016, हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल्स 2016। क्या है ये भाई? प्रभाव क्या है? मीथेन गैस में से वृद्धि होती है, लिटरिंग की समस्या होती है। लिटरिंग क्या होता है ना, जो प्रदूषित कचरा होता है जब उसका अवैध डंपिंग किया जाता है उसको हम लिटरिंग की समस्या कहते हैं। इसके बाद लीचिंग क्या कहते हैं? लीचिंग किसको कहते हैं? एक प्रक्रिया जिसमें कि ठोस अपशिष्ट मिट्टी या भूमिगत जल में पहुँच कर उन्हें दूषित करते हैं, उसे लीचिंग कहते हैं। लीचिंग के बारे में मैंने आपको बता रखा है, अभी जानना है कि लीचिंग के बारे में? चलो आपको बता देता हूँ। मान के चलो कि ये जो यहाँ पर ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी की सतह पर कुछ पोषक तत्व हैं। ये पोषक तत्व हैं जिससे कि जो भी यहाँ पे पेड़ पौधे हैं वो जीवित रहते हैं इस पोषक तत्व को ग्रहण करके। जब भारी मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है, तो ये जो पोषक तत्व होते हैं या तो ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, यहाँ ऊपर के वाले पोषक तत्व, या फिर ये यहाँ से बह करके किसी अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं। तो यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पोषक तत्व की कमी हो जाती है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो पोषक तत्व का भूमि के अंदर चला जाना या कहीं अन्य चला जाना की जो प्रक्रिया है उसको हम लीचिंग कहते हैं। समझ में आया जी? ठोस अपशिष्ट से निपटने के उपाय उपचार क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, भस्मीकरण, इनसिनरेशन। इनसिनरेशन में क्या होता है? इसमें अपशिष्ट पदार्थ को 1000 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जाता है, ठीक है। और इससे खतरा क्या है? इसमें ओजोन परत में क्या होती है? कमी आती है। ओजोन परत में कमी आती है, तो ये खतरा थ्रेट्स है, थ्रेट्स के अंदर है ये, इसको आप लेकर के चलो। ये मैंने कमी लिख दिया मैंने, ये ओजोन परत बढ़ेगा ना, इसमें ओजोन परत में बढ़ता है, मतलब ओजोन में गैस की वृद्धि होती है, ये कहना है इसका मतलब। फिर आते हैं जैविक पुनर्प्रसंस्करण के बारे में, बायोलॉजिकल रिप्रोसेसिंग। अपशिष्ट को अपघटक के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है। जो अपशिष्ट होते हैं, जो वेस्ट होते हैं ना, उसको डिकम्पोजिट करके अपघटक के माध्यम से उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बायोलॉजिकल रिप्रोसेसिंग कहते हैं, जैविक पुनर्संस्करण कहते हैं। फिर आता है पायरोलिसिस, ताप अपघटन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसकी नियंत्रित मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों का दहन जो होता है, मतलब ताप अपघटन में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है
और तब जो अपशिष्ट को जलाया जाता है, तो वैसी स्थिति को हम कहते हैं ताप अपघटन, पायरोलिसिस। फिर बात करते हैं वर्मी कल्चर के बारे में। अपशिष्ट पदार्थों में केचुए को मिलाया जाता है। वर्मी कल्चर में क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें अर्थ वर्म को मिलाया जाता है, जो इन पदार्थों को तोड़कर पोषक तत्वों में समृद्ध कर देता है। तो ये वर्मी कल्चर कहलाता है, इसे कहते हैं। आगे हम बात करते हैं प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में, प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। देखो, प्लास्टिक के दो प्रकार माने गए हैं वैसे जनरली देखा जाता है। एक को हम कहते हैं सूक्ष्म प्लास्टिक, या फिर कहते हैं उसको माइक्रोबीड्स। 5 मिलीमीटर से कम आकार के जो प्लास्टिक के अंश या रेसे होते हैं उसको हम माइक्रोबीड्स कहते हैं। याद रखिए कि 5 mm से जो कम प्लास्टिक के अंश या रेसे होते हैं उसको हम माइक्रोबीड्स कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है पॉलीथीन से, पॉलीप्रोपिलीन से, नायलॉन से, या पॉलीथिलीन ट्रैप्थलेट से। ठीक है, इनसे होता है, पॉलीथीन से, पॉलीप्रोपिलीन से, नायलॉन से, पॉलीथिलीन ट्रैप्थलेट से। इसका प्रयोग होता है फेस वॉश, बॉडी लोशन, टूथपेस्ट, साइन, स्क्रब। इसमें ये अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। ठीक है, मतलब इनका बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है जी। और दूसरे होते हैं दीर्घ प्लास्टिक। दीर्घ प्लास्टिक ये 5 mm से ज़्यादा के कचरे होते हैं, ये मतलब 20 mm से कम प्लास्टिक के अंश या रेसे होते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है? प्लास्टिक के दहन से CO, डाइऑक्सिन, हाइड्रोजन, साइनाइड का प्रादुर्भाव होता है। प्लास्टिक के दहन से क्या होता है? CO प्लस डाइऑक्सिन प्लस हाइड्रोजन साइनाइड का प्रादुर्भाव होता है। और प्लास्टिक में मौजूद जो क्या बोलते हैं इसको, पैथलेट्स एवं बिस्फेनॉल ए, ये जो इसके अंदर मौजूद होते हैं ना, पैथलेट्स और बिस्फेनॉल ए, नाम कितना खतरनाक है, सोचना पड़ता है लेने से पहले। बिस्फेनॉल ए, इससे मानव कैंसर होता है। ठीक है जी। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाले देश कौन कौन से हैं? इंडिया ने तो लगा ही दिया है, फिर EU ने लगाया है, USA ने लगाया है, चीन ने लगाया है, बांग्लादेश ने लगाया है, न्यूजीलैंड ने लगाया है। याद रहेगा ना, भारत, यूरोपियन यूनियन, USA, चीन, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड। अब हम चलते हैं सॉइल पोल्यूशन की तरफ, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण के रोकथाम के उपाय उपचार क्या क्या है? पहला है जैव उपचार, बायोरेमेडिएशन। प्रश्न BC से था तभी। क्या होता है? ये एक अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीक है। सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा प्रदूषित स्थान से प्रदूषण को हटाया जाता है। इसमें एक्सकवेशन का मतलब है तो उत्खनन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बिना उत्खनन के हटाया जाता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसको याद रखने का। जैसे मैंने आपको बताया बायोरेमेडिएशन। ठीक है, आप यूट्यूब पर जाओ और वहाँ पे ऐसे लिखो, यूट्यूब पे जाके सर्च करो बायोरेमेडिएशन टेक्निक। वहाँ पे ना आपको एनिमेशन के माध्यम से या फिर वीडियो वगैरह बहुत सारे लोग बना के डालते हैं, उसमें आपको क्या होता है बायोरेमेडिएशन तकनीक आपको समझ में आ जाएगा। जैव उपचार की 2 तकनीकें होती हैं। एक तो मैंने आपको बताया था, मतलब ये बायोरेमेडिएशन। इसके बाद इसकी भी 2 तकनीकें होती हैं बायोरेमेडिएशन की भी। एक होते हैं स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीक, यानी कि इन सिटू बायोरेमेडिएशन, मतलब जिस स्थान पे, मतलब किसी एक निश्चित स्थान पे ही जैव उपचार तकनीक का प्रयोग करके और वहाँ से अपशिष्ट को शुद्ध कर दिया जाता है, अच्छा कर दिया जाता है। और दूसरा होता है बाह्य स्थानीय जैव उपचार तकनीक, मतलब जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ जाकर किया जाता है। तो जो पहले इन सिटू होता है, स्वस्थानीय होता है, उसके बारे में देख लिया जाए। बायोवेंटिंग इसमें पहला है। बायोवेंटिंग में क्या होता है कि नियंत्रित वायु की मात्रा को कूप के माध्यम से प्रदूषित मृदा तक पहुँचाया जाता है। मतलब एक वायु की मात्रा नियंत्रित करके उसको एक कूप होता है, कूप होता है ऐसे करके बना हुआ, उस कूप के माध्यम से जहाँ भी प्रदूषित मृदा है वहाँ तक पहुँचाया जाता है, ताकि मृदा में क्या हो सके, जीवाणुओं की वृद्धि की जा सके। अगर हम बात करते हैं जैव छिड़काव के बारे में, बायो स्पार्जिंग के बारे में, वो क्या है भाई, बायो वेंटिंग के समान ही ये क्या होता है कि नियंत्रित वायु की मात्रा को प्रदूषित मृदा तक पहुँचाया जाता है, ताकि भूमिगत जल में ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ाया जा सके। पहला होता है बायो वेंटिंग, दूसरा होता है बायो स्पार्जिंग। बायो वेंटिंग में क्या होता है, सेम चीज़ किया जाता है, कूप के माध्यम से वायु की मात्रा को, नियंत्रित वायु की मात्रा को डाला जाता है प्रदूषित मृदा में। उससे क्या होता है, मृदा में जीवाणु की वृद्धि होती है। और जैव छिड़काव में क्या होता है कि इसमें नियंत्रित वायु की मात्रा को प्रदूषित मृदा में डाल करके भूमिगत जल में O2 की सांद्रता में वृद्धि की जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बायो जैव छिड़काव। क्या कहते हैं इसको जी, जैव छिड़काव कहते हैं। अब हम चलते हैं बायो ऑगमेंटेशन की तरफ। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, बायो ऑगमेंटेशन की तरफ, जैव संवर्धन की तरफ। किसी अन्य स्थान से सूक्ष्म जीवों को लाकर प्रदूषित मृदा या जल में उसकी संख्या को बढ़ाना, उसको हम जैव संवर्धन कहते हैं। किसी अन्य स्थान से सूक्ष्म जीवों को लाकर प्रदूषित मृदा या जल में उसकी संख्या को बढ़ाना क्या कहलाता है, जैव संवर्धन कहलाता है। उसको हम बायो ऑगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, बायो ऑगमेंटेशन कहते हैं। याद तो रहेगा। ये तीन जो तरीके हैं, ये कौन से तरीके हैं बताओ। ये तरीके हैं इन सीटू तरीके, इन सीटू स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीक। अब चलते हैं हम बाह्य स्थानीय की तरफ।
बायो स्थाने की तरफ चलते हैं, जैव उपचार तकनीक की तरफ। इसमें है बायोपाइलिंग, बायोसेल्स, बायोहिप्स, बायोमाइंड्स। इसके नाम अलग अलग हैं, काम सेम है। बायोपाइलिंग भी कह लो, बायोसेल्स कह लो, बायोहीप्स कह लो, बायोमाउंट्स कह लो। इसमें प्रदूषित मुद्रा की कह रहा था मैं, प्रदूषित मृदा की खुदाई करके सूक्ष्म जीवों आदि को मिलाकर मृदा को उर्वरक बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो प्रदूषित मृदा होती है ना, उसकी खुदाई करके सूक्ष्म जीवों आदि को मिलाकर मृदा को उर्वरक बनाया जाता है। और दूसरा होता है बायो रिएक्टर। इसमें क्या होता है कि एक पात्र या वेसल, कंटेनर वेसल में भूमिगत जल या मृदा के प्रदूषकों को सूक्ष्म जीवों के जैव अपघटन द्वारा अलग कर नियंत्रित किया जाता है। एक पात्र या वेसल लिया जाता है, एक बड़ा सा कंटेनर लिया जाएगा। उस कंटेनर में क्या होता है कि जो भूमिगत जल या मृदा का जो भी प्रदूषक है उसको सूक्ष्म जीवों से जैव अपघटन कराया जाता है, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन कराया जाता है। उसके बाद उसको अलग कर दिया जाता है और उस प्रकार से वो जो वेस्ट को वो किया जाता है, उसका रेमेडी की जाती है। तो ये बायो रिएक्टर तकनीक के अंतर्गत होता है। इसके अलावा VOC की बात करें, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ एवं हाइड्रोकार्बन ईंधन के लिए प्रयोग भी इसका किया जा सकता है बायोरिएक्टर का। केवल आपको इतना याद रखना है, इसमें केवल आपको इतना याद रखना है कि ये बायोवेंटिंग क्या होता है, जैव छिड़काव क्या होता है, जैव संवर्धन क्या होता है, बायोपैलिंग क्या होता है, बायोरिएक्टर क्या होता है। ये सब आपको जनरल जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम चलते हैं अनुवांशिक अभियांत्रिकी दृष्टिकोण से जैव उपचार कैसे किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच और बायोरेमेडिएशन क्या होता है। पहला होता है फाइटोरेमेडिएशन। इसमें क्या किया जाता है ना कि प्रदूषित मिट्टी, पानी एवं हवा के पर्यावरणीय उपचार के लिए हरे पौधे का उपयोग करने की प्रक्रिया होती है। मतलब कि हरे पौधों का उपयोग करके प्रदूषित मिट्टी, पानी, हवा का पर्यावरणीय उपचार किया जाता है। इसकी प्रक्रिया में थोड़ा दिक्कत ये है कि ज़्यादा समय लेती है, किंतु ये सस्ती होती है। एक इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, समय लेगा पर सस्ता होता है इसका उपचार। फिर हम बात करते हैं फाइटो निष्कर्षण या फाइटो संग्रहण, फाइटो एक्सट्रैक्शन या फाइटो एक्यूमुलेशन। क्या होता है इसमें पादप मिट्टी से धातु प्रदूषकों को लेकर उन्हें अपनी पत्तियों एवं तनों में संग्रहित करते हैं। इसमें पादप क्या करते हैं, मिट्टी से धातु प्रदूषकों को लेकर उन्हें अपनी पत्तियों एवं तनों में संग्रहित करते हैं। आर्सेनिक, कैडमियम एवं निकेल हेतु प्रभावी होता है, पर सीसा हेतु प्रभावी नहीं होता है। ध्यान रखें, इसमें पादप मिट्टी से धातु प्रदूषकों को लेकर उन्हें अपनी पत्तियों एवं तनों में संग्रहित करते हैं। आर्सेनिक, कैडमियम एवं निकेल हेतु प्रभावी है, पर सीसा हेतु यह प्रभावी नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। ये एक सिंगल इसमें अपवाद है कि सीसा हेतु फाइटो निष्कर्षण या फाइटो संग्रहण प्रभावी नहीं है। प्रश्न अगर पूछ दिए कि इसमें कैडमियम के और सीसा का वो किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। हालांकि वहाँ हमने एलिमिनेशन लगाया था। फाइटो स्टेबलाइजेशन क्या होता है, पादप प्रदूषित मृदा से प्रदूषणों के स्थानांतरण एवं गतिशीलता को कम कर देते हैं। मतलब सिंपल भाषा में समझ लो क्या कहना चाह रहा है ये फाइटो स्टेबलाइजेशन। जो पादप होता है ना, जो पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो पॉल्यूटेड सॉइल्स होते हैं ना, उससे प्रदूषणों के स्थानांतरण एवं उसकी गतिशीलता को कम कर देते हैं। मतलब जो स्पीड है ना, उस स्पीड को ब्रेक कर देता है, या रोक देता है, या कम कर देता है। फिर हम बात करते हैं फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन या फाइटो डिग्रेडेशन। पादपों द्वारा मृदा जल में उपस्थित कार्बनिक प्रदूषक कम गैर विषाक्त पदार्थों में रूपांतरित करना। समझ में आया। पादपों द्वारा मृदा जल में उपस्थित कार्बनिक प्रदूषक कम या गैर विषाक्त पदार्थों में रूपांतरित करना, वो फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन या फाइटो डिग्रेडेशन कहलाता है। 1 सेकेंड वेट, एक सेकेंड। अब हम चलते हैं फाइटो वोलेटाइलाइजेशन की तरफ से। पादप द्वारा मृदा से ठोस धातु या कार्बनिक प्रदूषकों को ग्रहण कर उन्हें वाष्पशील पदार्थ या गैस में परिवर्तित कर वातावरण में निर्मुक्त कर दिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं फाइटो वोलेटाइलाइजेशन। यानी कि पादप द्वारा मृदा से जो ठोस धातु या कार्बनिक प्रदूषक होते हैं उसको ग्रहण किया जाता है, उन्हें वाष्पशील पदार्थ या गैस में परिवर्तित करके वातावरण में निर्मुक्त कर देने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं फाइटो वोलेटाइलाइजेशन। इसके हम जब बात करते हैं राइजो फिल्ट्रेशन, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि अंग्रेजी में होते हैं, उसको अंग्रेजी में ही याद किया जाना चाहिए, ठीक है। और कभी उसका हिंदी अगर अनुवाद UPSC देती भी है तो आप उसको अंग्रेजी में ही देखें, वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा समझ में भी आएगा आपको। तो राइजो फिल्ट्रेशन क्या होता है कि प्राकृतिक जलीय तंत्रों से प्रदूषकों की मात्रा को कम कर देना, जो कि नेचुरल इकोसिस्टम है ना, उससे क्या करते हैं हम लोग, पोल्यूटेंट्स की मात्रा को कम कर देते हैं, उसको राइजो फिल्ट्रेशन कहते हैं। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसको केवल आपको याद रखना पड़ेगा, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका याद के अलावा। जहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ाना होता है वहाँ मैं पढ़ा देता कॉन्सेप्ट, लेकिन आप बताओ राइजो फिल्ट्रेशन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, अब इसको क्या अपने आप बात बोलोगे इसके अंदर, यही तो बोलोगे ना कि जो जलीय तंत्र है उससे प्रदूषण की मात्रा को कम कर दिया जाए। मुझे भी ये सब थोड़ा सा बोरिंग लगता है, जैसे आपको भी लगता होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर हमें एग्ज़ाम निकालना है तो पढ़ना तो पड़ेगा फिर।
इसके बाद हम चलते हैं, बढ़ते हैं माइक्रो रेडिएशन की तरफ। इसमें क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन हेतु कवक का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो रेडिएशन, नाम में भी माइक्रो है तो कवक का प्रयोग किया जाता है कि इसमें अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन हेतु डिकम्पोजिशन में हो। एक होता है ऑयल जैपर टेक्निक। क्या होता है, इसमें 5 प्रकार के बैक्टीरिया को मिला करके इसे विकसित किया जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, कच्चे तेल को अत्यधिक तीव्रता से अवक्रमित का मतलब होता है नीचे जाना, अवक्रमित करता है, ठीक है, तथा तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को हानि रहित CO2 तथा जल में परिवर्तित कर देता है। इसमें भारी धातु मुख्यतः कैडमियम तथा सीसा मौजूद होता है। अब देखो, जैव उपचारिक तकनीक के लाभ भी हैं, कुछ हानि भी है। लाभ क्या है, प्रदूषक पूरी तरह समाप्त हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं, हो जाते हैं नहीं है, हो सकते हैं। लक्षित प्रदूषकों को समाप्त किया जा सकता है। तकनीक क्या है, ये कम खर्चीली और पर्यावरण हितैषी। हानि क्या है, केवल जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक का अपघटन करने में ही सक्षम होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल को नहीं कर सकता है, अधिक समय लेता है और व्यापक क्षेत्र में व्यवहार में लाने में इसको कठिनता है। इसके बाद हम प्रमुख प्रजाति के लाभ और हानि की बात करते हैं। तो कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट हो सकती है, इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, तो करंट अफेयर्स में जाकर के आप इसके बारे में देख लोगे, सारी स्पीसीज के बारे में। और वैसे अगर यहाँ पर अगर आप बनाओगे तो यहाँ पर आप देख लो कि अगर मैं इसको बनाता तो मैं एलिमिनेशन लगाता, मुझे नहीं भी पता होता इसका आंसर, मैं तब भी इसे सही करके आता क्यों, मुझे एलिमिनेशन टेक्निक पता है। इसमें क्या है कि क्या है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, सम की बात कर रहा है, कुछ सम तो हो ही सकता है। इसके बाद कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। अब मैं इसको सही करता कब, जब यहाँ पे कुछ है तो आपको लगेगा ये सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, मतलब ये एक्सट्रीम बात बोल रहा है, प्रचंड बढ़ जाएगा। कैसे बताएंगे किस क्वांटिटी में बढ़ेगा, कैसे बताएंगे, हमें कैसे पता कि प्रचंड रूप से ही बढ़ेगा, हो सकता है ना बढ़े प्रचंड रूप से। अगर इसको सिंपल तरीके से स्टेटमेंट ये फ्रेम करती है यूपीएससी कि इसमें ये कहती है कि भाई कुछ कृषि पौधों में कभी के संक्रमण बढ़ सकता है, तो हम कहते हैं हाँ भाई बढ़ सकता है, क्यों नहीं बढ़ सकता। लेकिन प्रचंड रूप से बढ़ जाना ये एक तरह से एक सटीक डाटा आपको दे रहा है जो कि गलत हो सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। हाँ, कुछ प्रजाति की गिरावट हो नहीं सकती, तो 2 को मैं काटता, 1 और 3 देता है इसका आंसर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं और आगे, तो देख लो अभी ऊपर में आपने पढ़ा BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है, रक्त में ऑक्सीजन को मापने के लिए, वन पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन के स्तरों को, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए। तो यही पढ़ा था ना, BOD के बारे में क्या पढ़ा था, जैविक रासायनिक का अपघटन किया जाता है कि नहीं, इसके द्वारा, BOD के द्वारा। चलो, जैविक कृषि के बारे में कवर इन ज्योग्राफी, इसको ज्योग्राफी में मैं भी आपको पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लीजिए। फिर ये प्रोसिपस जुलिफोरा एक पादप है, मैंने वहाँ पे ऊपर वाली क्लास में मैंने बताया था कि जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को ख़त्म कर देता है। ये ऊपर मैंने इसका उदाहरण दिया हुआ था। ये ज्योग्राफी में कवर होगा कृषि चैप्टर। ये काम करेंगे, इसका मैं अलग से एक पूरा थीम ही मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने थीम इसके नोट्स बनाए एग्रीकल्चर थीम के, तो वो थीम मैं आपको दे दूँगा, उससे भी हो जाएगा। छठा विलोम क्या है, करंट से आता है ये सब, तो इसको आप पढ़ सकते हैं क्या है छठा विलोम क्या है। फिर विभिन्न प्रकार की कृषि मृदाएँ, तो ये भी आपको ज्योग्राफी में कवर हो जाएगा सॉइल्स में। लेकिन इसको अगर मैं बनाता तो मैं इसको एलिमिनेशन से बनाता। ये सब देखिए यूपीएससी में जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ मिलेंगे, आप देखिए ये थीम्स को पकड़िए, विभिन्न प्रकार कृषि मृदाएँ, ये थीम है, इसको आप पढ़ सकते हो जाकर खुद से भी। हाल ही में हमारे देश में हिमालय बिच्छू बूटी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ी है, क्योंकि यह पाया गया है, कहाँ पाया गया, तो उसमें प्रमुख जड़ी बूटी, ये करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है अभी। फिर समुद्री प्रजाति, मछली प्रजाति, सांप प्रजाति के बारे में करंट में स्पीसीज चैप्टर में मिल जाएगा, लेकिन नहीं ये भी है। इसको वैसे भी आप जो है एलिमिनेशन से भी बना सकते हो कि समुद्री कच्छपों की कुछ जातियाँ शाकभक्षी होती, कुछ तो हो ही सकती है, मछली की कुछ जातियाँ शाकभक्षी कुछ तो हो ही सकती है, समुद्री स्तनपायी कुछ जातियाँ शाकभक्षी कुछ तो हो ही सकती है, सांपों कुछ जातियाँ सजीव प्रकृति हो ही सकती है। तो ऐसे भी बना सकते हो, नॉलेज से भी बना सकते हो, जाके पढ़ो स्पीसीज बैठ करके 1 घंटा। फिर ये क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया है कि पर्यावरण में उन्मुक्त हो जाने वाले सूक्ष्म कणिका माइक्रोबीड्स के विषय में अधिक चिंता क्यों है, क्योंकि ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है, बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है, ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल एवं पादपों को अवशोषित, ऑक्सीजन का उपयोग खाद्य पदार्थों में, ये भी नहीं, ये आपने पढ़ा था ना, समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक होती है माइक्रोबीड्स, है कि नहीं, आपने पढ़ा था ना इसके बारे में, नहीं पढ़ा था तो ऊपर पढ़ लेना, जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैंने पढ़ा रखा, प्लास्टिक के 2 प्रकार थे ना, एक दीर्घ प्लास्टिक और माइक्रोबीड्स, उसमें पढ़ाया था मैंने भी। फिर खेती में बायोपचार क्या होता है, कवर्ड कर लेंगे ज्योग्राफी में इसको, बायोपचार तकनीक क्या होता है, वैसे भी इसको मैं एलिमिनेशन के थ्रू ही बनाता। जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति, इसे प्रश्न भी पूछा गया है, और क्या है इसके बारे में पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 2021 में संभवतः इसमें संशोधन भी किया गया है, 21 या 22 में, इम्पोर्टेंट है।
देख लेना इसको एक बार आप, क्या है ये, दिखा दूँ क्या, मैं ही दिखा दूँ। केंद्रीय मंडल, इसमें क्या लिखा है ना कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने अभी क्या है कि जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन किया है अभी, ठीक है। इसमें क्या क्या संशोधन हुआ है, तो अधिक फीड स्टॉक की बात की गई है, ठीक है। अधिक फीड स्टॉक का मतलब ये है कि संशोधनों में से एक है कि सरकार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक की अनुमति देगी। इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य, केंद्र की योजना 2030 के बजाय 2025-26 तक 20% पेट्रोल युक्त एथेनॉल मिश्रण के अपने एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की है। मतलब एथेनॉल मिश्रण को बढ़ाने की बात की गई है 20% तक। यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यात उन्मुख इकाइयों में स्थित इकाइयों द्वारा देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देगा। कोई मिलाकर कह रहा है कि जैव ईंधन को बढ़ावा दिया जाएगा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। इसके बाद इसमें कुछ सदस्य की बात की गई है, तो ठीक है, इसमें इतना क्वेश्चन नहीं यूपीएससी आएगी, पूछेगी नहीं इसमें। जैव ईंधन निर्यात, तो इसमें निर्यात की भी अनुमति दी जाएगी, ये जो अभी संशोधन हुआ है इसमें। फिर 2018 क्या है, ये तो बहुत पुराना है वैसे है, चाहो तो आप देख लेना, इसको पढ़ लेना। फिर कृषि से फिर क्वेश्चन आ गया है, फर्टिगेशन के लाभ पूछ रहा है। मैं एलिमिनेशन से बनाता, पर अगर आपको कवर ज्योग्राफी में होगा तो मैं कवर कराऊंगा इसको। फिर जैव सेल टेक्नोलॉजी की बात की गई है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है, इसके बारे में मैंने ऊपर पढ़ा रखा है। कोरल रीफ्स की बहाली करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर प्रमुख प्रजाति, उसकी विशेषताएं, इनमें किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है, तो इसमें चींटी होती है। मतलब इसको आप करंट वगैरह से कवर करो तो ज़्यादा अच्छा है। एक जो टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह अम्ल वर्षा। वातावरण में उपरोक्त में से किसकी अधिकता से अम्ल वर्षा होती है, 2022 का प्रश्न है। अम्ल वर्षा क्या होता है, पहले ये समझ लो। वर्षा जल में अम्लों की जब बड़ी मात्रा में उपस्थिति हो जाती है, हम उसको कहते हैं अम्ल वर्षा। इसका जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है, ये देख लो। और दूसरा, जो अम्ल वर्षा होती है ना, उसके उसके उत्तरदायी कौन से यौगिक हैं या कौन से गैसेस हैं, तो पहला अम्लीय गैस में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, CO2, CO, अमोनिया, फॉर्मिक अम्ल। याद रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, CO2, CO, अमोनिया, फॉर्मिक अम्ल, अमोनिया, CO, CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। अब कहाँ कहाँ इसके क्या स्रोत हैं ये देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना हो तो कर लेना। अमोनिया प्लस वायुमंडल, ये दोनों मिल करके, मतलब अमोनिया जो है मतलब वायुमंडल में मिल करके नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, और वो 3 प्रकार की उत्पत्ति करता है, 3 स्रोतों के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है। पहला होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, फिर होता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और फिर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि NO प्लस NO2 मिलकर के NOx का निर्माण करते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा, ये सब आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही याद रखो तो काफ़ी है। इतना सही यूपीएससी क्वेश्चन बना देगी, बनाना होगा उसको। अब बाकी से बनाओगे तो गलती करके आ जाना, छोड़ के आ जाना, और क्या। अम्ल वर्षा का वैश्विक परिदृश्य क्या है, विश्व में नॉर्वे और स्वीडन में सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा होता है, और भारत में जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, बिहार, कर्नाटक, केरल, पंजाब, यहाँ पर होता है। पीएच मान भी यहाँ पे कम होता है, मतलब वर्षा के अंदर। फिर लाइकेन क्या होता है, ये वायु प्रदूषण के लिए अच्छे संकेतक होते हैं। प्रासंगिक अम्लीकरण क्या होता है, कुछ शब्द वगैरह है, झीलों में अम्लता का प्रवेश कर जाना। निच्छालन, इसको लीचिंग कहते हैं, आपको इसके बारे में बता ही दिया है मैंने ऊपर भी। नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऊपर मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है, देख लीजिएगा। प्रमुख वनस्पतियाँ, और उसमें भी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र पूछी, करंट अफेयर्स में से आप इसको कवर कर लेना। हो गया ख़त्म है, अब कुछ इसमें बचा नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया है पर्यावरण पारिस्थितिकी में। जो कुछ बच गया है वहाँ मैंने बोला करंट से देख लेना। अगर करंट से आप देख लोगे तो जो 4-5 क्वेश्चन और आपसे मतलब सही हो जाएंगे। मतलब अगर इन्वायरमेंट में 15 क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम 8-9 क्वेश्चन तो जो मैंने पढ़ा है उससे आ जाएंगे। बाकी जो 4-5 क्वेश्चन और मान के चलो 6 क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर से आएंगे, तो उसको कर देना तो हो जाएगा काम आपका। ओके बाय, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।